सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आप लोग का एग्ज़ाम फरवरी से स्टार्ट है। उसी के दृष्टिकोण से आप लोग के लिए जो 2025 के एग्ज़ाम में आएगा, क्लास 10 के 2025 के एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, उसी के दृष्टिकोण से आप लोग को जो आने वाला क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग का सबसे शुरू में जो सब्जेक्ट होगा वो सोशल साइंस ही होगा। सबसे पहले सोशल साइंस होगा आप लोग का। तो उसी का ऑब्जेक्ट 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कम से कम 2 बार पढ़िएगा और अच्छे से सुनिए। समझ में आता है तो ठीक, वरना 2 बार पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो बोला राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जाति और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। मतलब बोला है राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद जो अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव की भावना को दिखाता है, दर्शाता है। मतलब लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यहाँ पे बोला है उसमें जो लोग होते हैं एक समूह निर्माण करते हैं, क्योंकि अलग अलग परंपरा के अलग अलग भाषा के लोग जातीय और संस्कृति धर्म के आधार पर स्वयं को एकीकृत करते हैं। मतलब स्वयं को सब साथ मिलाते हैं, तभी तो राष्ट्रवाद आता है देश में। कब आता है, जब अलग अलग भाषा जाति धर्म के लोग मिलते हैं तो देश के प्रति प्रेम की भावना बढ़ता है, एकीकृत होते हैं, जागरूक होते हैं, जिससे राष्ट्रवाद आता है, देश का विकास होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, आंसर है 2 नंबर में आएगा आप लोग का। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो बोल रहा है निरंकुशवाद। क्या बोला है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं। मतलब बोला है ऐसी शासन व्यवस्था या सरकार, बोला है ऐसा सरकार जिस पर कोई भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, रोक टोक नहीं होता है, कोई भी रोक नहीं होता है। वो अपने मन मर्जी से अपना शासन चलाता है, लोगों को मारता है, पीटता है, फांसी पे चढ़ा देता है, जेल में डाल देता है, कार्रवाई करता है, कुछ भी करता है अपने मन चाहे ढंग से, जो उसको समझ में आएगा वैसे करता है। तो उस सरकार को इतिहास में वैसे सरकार को क्या कहते थे, तो राजशाही सरकार कहते हैं। और वे अत्यधिक केंद्रीकृत होते हैं, उनके पास सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होते हैं, दमनकारी सरकार होती है। निरंकुशवाद आप लोग समझ गए। वैसे सरकार जिस पे कोई भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, अंकुश नहीं होता है, अपने मन मुताबिक जो उसको समझ में आएगा उसी प्रकार सरकार चलाता है अपना, जो उसको समझ में आता है। लोगों को मारना, पीटना, जेल में डाल देना, कार्रवाई करना, वही निरंकुश सरकार हो गई। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो बोल रहा है कल्पनादर्श यूटोपिया। ये 2024 में आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 25 में आने का संभावना नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। बोला है एक ऐसी समाज की कल्पना करना जो इतिहास इतना आदर्श है कि उसका सरकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। मतलब बोला है एक ऐसा आदर्श समाज की कल्पना करना, कि ऐसी आदर्श समाज की कल्पना करना कि वो उसको साकार कर पाना, मतलब वास्तविक कर पाना असंभव हो जाता है, प्रतीत होता है। मतलब नाक के बराबर उसे मतलब कर पाया जा सकता है, उसे साकार पाना असंभव होता है। तो आप लोग समझ गए कल्पना एक ऐसी विकसित समाज की कल्पना करना जिससे उसे वास्तविक कर पाना असंभव है। चौथा क्वेश्चन आप लोग के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2025 के दृष्टिकोण से। बोला फ्रेडरिक शोर कौन था। तो फ्रेडरिक शोर एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिन्होंने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा, जिसके माध्यम से उसने
गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय और राष्ट्रीयता को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब फ्रेडरिक शोर कौन था? फ्रेडरिक शोर जो था एक महान चित्रकार था। क्या चीज़ था? महान चित्रकार था। वो फ्रांस के रहने वाला था, फ्रांसीसी चित्रकार था, जिसने 1848 ईस्वी में क्या किया? 4 चित्र की श्रृंखला बनाई। उसने अपने सपनों की 4 चित्र की श्रृंखला को दर्शाया है। तो क्या क्या था? 4 गणतंत्र, स्वतंत्र, ज्ञानोदय और राष्ट्रीयता को दर्शाया था, आदर्श रूप में दर्शाया था। ये आप लोग का 4 क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग को ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनमत संग्राम मतलब जन्म पे जो विशेष अधिकार मिलता है ना, एक प्रत्यक्ष मतदाता जिसके, ये उतना इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है, फिर भी आप लोग को देखना होगा तो देख लीजिएगा। जो जन्म पे मिलता है विशेष अधिकार, उसे जनमत संग्रह होता है। बोला है, देखे क्वेश्चन तो देख लीजिएगा आप लोग, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़िएगा ये वाला तो उतना दिक्कत नहीं है। बोला रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? तो रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे विकास का प्राथमिकता देता है। मतलब बोला है ऐसे राजनीतिक दर्शन, मतलब रूढ़िवाद से आप क्या समझे? मतलब रूढ़िवाद आएगा तो आप लोग को डायरेक्ट लिखना, ऐसा परंपरा या पूर्वजों द्वारा चलता जा रहा हुआ परंपरा जो उसको अभी भी हम मतलब उस परंपरा को, नियम को लागू रखे हैं, उस परंपरा को अभी भी हम मानते हैं, उस परंपरा को मतलब अभी भी हम उसको स्वीकृत करते हैं, उसको उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्वज चला रहे थे उसी प्रकार हम लोग भी चला रहे हैं। तो रूढ़िवाद में जो पूर्वजों द्वारा जो परंपरा चलाया गया था ना, उसे भी अभी भी वर्तमान समय में जो चलाया जा रहा है। और तेज बदलाव की जगह पे, बोला तेज बदलाव की जगह पे क्रमिक और धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तेज बदलाव की जगह पे वो धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता, क्या? रूढ़िवाद। तो ये आप लोग के लिए था इम्पोर्टेंट। 8वां नंबर देखे तो ये आप लोग के लिए है इम्पोर्टेंट। बोला है उदारवाद से आप क्या समझते? तो उदारवाद शब्द जो होता है लैटिन भाषा के लेबर शब्द पे आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद या स्वतंत्र रहना। तो इसमें इसका बोला है एक मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पे बना बना हो। उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग को विशेष अधिकार को समाप्ति और संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधित्व सरकार का पक्षधार। मतलब बोला है उदारवाद का अर्थ होता है, उदारवाद लैटिन भाषा के लेबर शब्द से पे आधारित है। तो इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना या आज़ाद रहना। तो नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था, जो मध्य वर्ग के लोग थे उनका मतलब था कि व्यक्तियों, मतलब जो लोगों के लिए आज़ादी और कानून के समझ सबको बराबर का दर्जा मिले, सबको समान अधिकार मिले, सरकार के पक्ष में जो सबको सहमति पे बना हो। उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग को विशेष अधिकार जो पादरी वर्ग और निरंकुश सरकार और पादरी वर्ग को विशेष अधिकार मिला था, सबको समाप्त किया जाए और संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधित्व सरकार का पक्षधार था। तो मतलब बोला इसमें कि मतलब पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार मिला गया था उसको समाप्त कर दिया जाए, और जो मध्य वर्ग लोग है, पिछड़ा वर्ग, उनको सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। बस वही बोला। आप लोग समझ गए उदारवाद, लोगों के समझ बराबर का, मध्य वर्गों के लिए बराबर का कानून हो, नियम हो, सबका सरकार के द्वारा समान अधिकार प्राप्त हो, सभी को भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
9 नंबर क्वेश्चन देखें तो आप लोग देख लीजिएगा। 1815 की यहीना संधि की क्या उद्देश्य थे। 3 पॉइंट है, देख लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। जोलेरान नहीं, मेजनी, हाँ ये आप लोग का आ सकता है 3 नंबर के क्वेश्चन में। क्या मेजनी कौन था? मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म 22 जून 1807 में जनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था तथा 1831 में उसने अंग इटली और अंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। मतलब बोला है मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म 22 जून 1807 में जनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था तथा 1831 में उसने यंग इंडिया और अंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठन की स्थापना की थी। ये आप लोग का 3 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर से 3 नंबर में। तो इसको और विस्तार से आगे समझाएंगे आप लोग को। आगे देखिए बोला मेटरनिक, ये आप लोग को आ सकता है 2 या 3 नंबर में। मेटरनिक का युग बोला है, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार का सुधार के पक्ष में नहीं था। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। 1815 से 48 तक के काल को यूरोप के इतिहास में मेटरनिक के युग के नाम से जाना। मतलब बोला मेटरनिक का युग में मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में, मतलब वो अपने उसका जो क्षेत्र था, राज्य था, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव या सुधार नहीं चाहता था। उसका उसका मानना था या उसका जो शासन का जो नीति था, शासन करने का उसका तरीका था, वो बोला था शासन करो लेकिन किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, विकास नहीं, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और वो 1815 से 48 तक के काल को यूरोप के इतिहास को मेटरनिक का युग के नाम से जाना जाता है। युग के नाम से जाना, तब 1815 से 48 के बीच के काल को। 13 नंबर आप लोग का नहीं आएगा क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, आ भी सकता है, कम चांस है कि सब पूछा गया है। जर्मनी के एकीकरण में क्या बात है, तो ये तो हम आप लोग को बताएं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हम बताए हैं, ये ला आप लोग का आ सकता है। जर्मनी का एकीकरण, ये वाला नहीं आएगा आप लोग का। जर्मनी का एकीकरण ये वाला आप लोग का नहीं आएगा। क्वेश्चन देखें, 14 नंबर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, 15 है आप लोग के लिए। रूपक से आप क्या समझते हो? रूपक तो किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है। ईर्ष्या, लालच आदि को किसी चीज़ के द्वारा इंगित किया जाता है, उसे रूपक कहते हैं। मतलब बोला किसी अमूर्त विचार को जैसे स्वतंत्रता, अमूर्त विचार में जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज़, मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा इंगित, मतलब इशारा किया जाता, तो उसे रूपक किया जाता है। समझाने का कोशिश करता है, किसी वस्तु के द्वारा समझाने का कोशिश करता है, उसे रूपक कहते हैं। 15 नंबर देख लीजिएगा, 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है आप लोग का। यहाँ है 17 नंबर, ये आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था कौन था? फ्रांस का एक महान सेना नायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त किए। बाद में उन्हें 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। उसके बाद उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासन काल था वो कब से कब तक था? तो 1804 से लेकर के 1804 से
ईस्वी से 1815 ईस्वी तक था। याद रखिएगा आप लोग, देख लीजिएगा। ये आप लोग के लिए थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा, उतने मोटे नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। हाँ, ये आप लोग का देख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन ये आप लोग के लिए यहाँ पे बोला 3 नंबर में प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न जो आप लोग के 3 नंबर में पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो ये आप लोग के लिए देख लीजिएगा। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ टॉपिक दिया है, 4-5 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। मध्यवर्ग के शासन का प्रभाव, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, समाजवाद का प्रसार, लुई फिलिप्स की नीति। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग को पिछले वीडियो में देखिएगा, आप लोग का ये क्वेश्चन बता दिए हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। तीसरा नंबर देखें तो बोला यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए नेपोलियन ने किस तरह सहायता की। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को विकास, फ्रांस में राजनीति के पश्चात नेपोलियन ने आक्रमणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक। आप लोग ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आ सकता है आप लोग को 3 नंबर में। बोला यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को विकास में फ्रांस की क्रांति के पश्चात नेपोलियन ने आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को वाजिता वर्ग और परिवेश में बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप में कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचाना। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के भौगोलिक नाम पे परिधि से बाहर कर उसे राजनीतिक और वास्तविक रूप से रेखा प्रदर्शित किया। इटली और जर्मनी के एकीकरण का मध्य वर्ग प्रस्तुत हुआ, मतलब इसमें समझाने का कोशिश किया कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलने में नेपोलियन ने किस प्रकार सहायता किया। तो नेपोलियन जो था क्रांतिकारी सेनानायक था, उसने इसमें फैलाने में आक्रमणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभाजिता वर्ग या परिवेश में बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तुओं बना दिया। मतलब क्रांतिकारी के लिए अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तुओं बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा अभियान चलाए थे नेपोलियन बोनापार्ट, तो उसे द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचाना। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे राजनीतिक और वास्तविक रूप से रेखा प्रदर्शन किया। तो बस इतना ही आप लोग लिख दीजिएगा, आ जाएगा आप लोग का 3 नंबर पूरा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोला निम्नलिखित पे टिप्पणी। यहाँ पे आप लोग का 3 कैरेक्टर, मतलब 3 लोगों के बारे में बताया गया है, और वो तीनों लोग आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 में से आप लोग का एक 2025 में एक पक्का आएगा। 3 व्यक्तियों में एक व्यक्ति का पक्का आएगा। जोसेप्पे मैत्सनी, काउंट कैमिलो द काउर और यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, ये दोनों में आप लोग का आ सकता है। जोसेप्पे मैत्सनी का कम चांस है, लेकिन काउंट कैमिलो द काउर का अधिकतर % चांस है कि यही पूछा जाएगा। तो आप लोग दोनों देख लीजिए। बोला है पहला क्वेश्चन देखे 5वां का जो इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए बोला है, जोसेप्पे मेज़नी कौन था। तो जोसेप्पे मेज़नी इटली का महान क्रांतिकारी था। क्या था जोसेप्पे मेज़नी, कौन था। जोसेप्पे मेज़नी
इटली का महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1857 में जनेवा में हुआ और वह कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य भी था। 22 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण या करने के लिए उसे बाहर कर दिया जाता है, बाहर कर दिया गया और पश्चात उसे दो और भूमिगत संगठन की स्थापना की। पहला था अंग इटली और दूसरा था अंग यूरोप, तो जिसके सदस्य समान विचारों को रखने वाले युग थे। मेजनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य का प्राकृतिक इकाई थी। वह इटली के प्रदेश को एकीकृत कर गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह देखे तो बोला है, वह राजतंत्र को घोर विरोध करता था, इसलिए मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मतलब यहाँ पे मेजनी जो था, मेजनी कौन था? जोसेपे मेज़नी इटली का एक महान क्रांतिकारी सेनानायक था। उसका जन्म जो जनेवा में हुआ था 1807 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग। और वह कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य भी था। 14 वर्ष की अवस्था में वो लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसे उसे बाहर कर दिया जाता है। तो उसके पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला अंग इटली और दूसरा अंग यूरोप। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, अंग इटली और अंग यूरोप तो भूमि नामक संगठनों की स्थापना किसने की? तो जोसेपे मेज़नी ने की। तो अंग इटली और अंग यूरोप तो भूमि नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? जोसेपे मेज़नी ने, जिसके सदस्य समान विचार को रखने वाले युवा थे। मेज़नी का विश्वास था कि ईश्वर के मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई, मतलब जोसेपे मेज़नी का कहना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। वह इटली के प्रदेश को एकीकृत कर गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह राजतंत्र राजतंत्र जो होता था निरंकुश सरकार, उसका घोर विरोधी था, वो घोर विरोध करता था। इसलिए मेटरनिख ने उसे महामारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी आप लोग को आ सकता है क्योंकि ये तीसरा बार पूछा गया 2023 में। अरे क्या है, काउंट कैमिलो द कैवर। तो ये आप लोग का बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार आप लोग का ही है। क्वेश्चन देखें तो उसका उत्तर देखे तो बोला काउंट कैमिलो द कावूर इटली के सर्डिनिया पिगमाउंट का प्रमुख मंत्री था। उसने इटली के प्रदेश को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। वह ना तो क्रांतिकारी था, ना ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। वह इतालवी की अपेक्षा फ्रांस भाषा को अधिक बेहतर ढंग से बोलता था। फ्रांस से उसके गहरे कूटनीतिक संबंध थे, जिनकी सहायता से 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इस प्रकार काबूल के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1861 में इटली का एकीकरण हुआ और सर्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासन घोषित किया। क्या किया? इटली का घोषित किया, मतलब बोला काउंट कैमिलो द कावूर जो था